स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जरा एक दृश्य की कल्पना करते हैं। मतलब एक कलाकार 10 किलो की एक भारी भरकम लकड़ी की कठपुतली को सिर्फ अपनी उंगलियों से बंधे धागों के सहारे घंटों तक नचा रहा है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। या फिर सोचिए कि एक लोक नृत्य बिना रुके लगातार 5 घंटे तक चल रहा है। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि ये भारत के हर रंग, हर मौसम और हर जज्बात का एक बहुत ही जीवंत उत्सव है। सही कहा आपने। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे स्टैटिक जीके के बेहद विस्तृत नोट्स हैं। इनके आधार पर आज हम भारत के लोक नृत्य, हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य और उनके महान कलाकार, हमारी 11 शास्त्रीय भाषाओं और कठपुतली कला के उस जादुई संसार का विश्लेषण करेंगे। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नोट्स सिर्फ नाच गाने या भाषाओं की कोई सूखी हुई सूची नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। अगर हम गहराई से देखें तो ये हमारे इतिहास, भूगोल और समाज का एक बहुत बड़ा आईना है। ये हमें बताता है कि सदियों से भारतीय समाज अपनी खुशियों को, थका देने वाली मेहनत को, बदलते मौसमों को और अपनी पौराणिक कहानियों को कैसे व्यक्त करता आ रहा है। मतलब ये असल में हमारे लोगों की धड़कन है ना, है ना? एकदम सटीक बात कही आपने। तो चलिए भारत के लोक नृत्यों से शुरू करते हैं। अगर मैं ऐसे एक उपमा दूं तो लोक नृत्य किसी भी क्षेत्र की स्थानीय बोली या कह सकते हैं लोकल स्लैंग की तरह होते हैं। हाँ, बिल्कुल। इनमें कोई बहुत सख्त व्याकरण या नियम नहीं होते। ये बस सीधे लोगों के दिल से निकलते हैं और मिट्टी की महक लिए होते हैं। स्रोत में उत्तर और पश्चिम भारत के कई नृत्यों का जिक्र है, जैसे राजस्थान का कालबेलिया। मैंने पढ़ा कि कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। जी हाँ, 2010 में। ये अमूर्त या इंटैंजिबल विरासत का क्या मतलब है यहाँ? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अमूर्त विरासत का मतलब है कि ये कोई इमारत, किला या स्मारक नहीं है जिसे आप छू सकें। ये एक ऐसी कला है जो सिर्फ लोगों के अंदर, उनकी याददाश्त में और उनके प्रदर्शन में ही जिंदा रहती है। अच्छा, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इंसान के जरिए ही पहुंचती है। बिल्कुल। और कालबेलिया सपेरा समुदाय का नृत्य है जिसमें उनके शरीर की लचक बिल्कुल एक सांप जैसी होती है। और स्रोत में 13 ताली का भी जिक्र है। हाँ, 13 ताली के बारे में तो मैंने सुना है। इसमें महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधती हैं, जो छोटे वाद्य यंत्र होते हैं, और फिर बैठकर नृत्य करते हुए उन्हें एक खास ताल में टकराती हैं। इसके अलावा राजस्थान का घूमर तो है ही, जो सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि स्त्रीत्व का एक उत्सव है। सच में संतुलन और ताल का ये बेहतरीन उदाहरण है। अगर हम थोड़ा उत्तर की तरफ पंजाब और हरियाणा की ओर देखें तो वहाँ बैसाखी पर भांगड़ा और महिलाओं का गिद्दा होता है, जो एक गोल घेरे में किया जाता है। हाँ, ऊर्जा से भरे हुए नृत्य। और हरियाणा का फाग नृत्य और सांग नृत्य भी बहुत दिलचस्प है। स्रोत में लिखा है कि सांग नृत्य 5 घंटे लंबी अवधि तक चलता है। मतलब एक ही ऊर्जा को 5 घंटे तक बनाए रखना। बिल्कुल, ये किसी शारीरिक मैराथन से कम नहीं है। सच में। और जब शारीरिक मेहनत की बात आती है तो गुजरात के टिप्पणी नृत्य का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि टिप्पणी असल में कोई पारंपरिक जश्न वाला नृत्य नहीं था। ये थके हुए मजदूरों की दिनचर्या से निकला है। मजदूरों की दिनचर्या से? वो कैसे? देखिए, जब मजदूर, खासकर महिलाएं, घरों की छतों या फर्श को कूट कूट कर समतल करने का काम करती थीं, तो उस भयंकर शारीरिक थकान को मिटाने और काम में एक लय लाने के लिए उन्होंने लकड़ी के डंडों से, जिसे टिप्पणी कहते हैं, ताल मिलाना शुरू किया। अरे वाह! यानी जो चीज थकान मिटाने का एक तरीका थी, वो धीरे धीरे एक खूबसूरत लोक कला बन गई। इसके अलावा गुजरात का गरबा तो है ही, जिसे हाल ही में 2023 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, और डांडिया भी काफी प्रसिद्ध है। ये तो बहुत ही प्रेरक कहानी है कि कैसे थकान भी एक कला को जन्म दे सकती है। इसी तरह महाराष्ट्र की लावणी भी है, जहां नर्तकियां वो विशेष 9 वारी या 9 गज की साड़ी पहनती हैं। हाँ, 9 वारी साड़ी उसकी पहचान है। महाराष्ट्र में ही पुआड़ा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और शौर्य की कहानियां सुनाता है, और कोली नृत्य, जो मछुआरों के जीवन को दर्शाता है। कोली नृत्य सीधे समुद्र और उनके जीवन से जुड़ा है। और अगर हम पहाड़ों की तरफ चलें तो उत्तराखंड का रम्माण नृत्य है, जिसे 2009 में यूनेस्को सूची में जगह मिली। साथ ही चोलिया एक तलवार नृत्य है।
हिमाचल प्रदेश की नाटी मशहूर है और थोड़ा जो तीर कमान के साथ किया जाने वाला एक मार्शल आर्ट नृत्य है। बिल्कुल। पहाड़ों की जो भौगोलिक चुनौतियां हैं वो वहां के नृत्यों में साफ दिखती हैं। अब अगर हम मैदानों और घाटियों की तरफ यानी पूर्वी और मध्य भारत की ओर बढ़ें तो असम का बिहू एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, बिहू तो बहुत प्रसिद्ध है। इसका इतिहास लगभग 3500 ईसा पूर्व से जुड़ा हुआ है। 3500 ईसा पूर्व? बाप रे। मैंने स्रोत में ये भी देखा कि बिहू 3 अलग-अलग प्रकार का होता है। अप्रैल में रोंगाली बिहू, अक्टूबर में कुंगली बिहू और जनवरी में भोगाली बिहू। हाँ, 3 अलग-अलग समय पर। तो इन अलग-अलग महीनों का क्या महत्व है? क्या हम ये कह सकते हैं कि कृषि और मौसम ही असल में इन नृत्यों के मुख्य कोरियोग्राफर हैं? बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। बिहू पूरी तरह से कृषि चक्र के साथ चलता है। जब बीज बोए जाते हैं, जब फसल बढ़ती है और जब फसल कटती है, ये सीधे प्रकृति से जुड़ा है। असम में ही बोडो जनजाति का बगरुम्बा और ओजापाली भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम बिहार और झारखंड को देखें तो वहाँ बिदेसिया काफी मशहूर है। बिदेसिया के बारे में पढ़कर मुझे लगा कि यह सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि एक पूरा नाटक है। हाँ, एक लोक नाटक की तरह। इसमें परंपरा और आधुनिकता की टक्कर दिखाई जाती है। असल में शहर जाने वाले और गांव में रह जाने वाले लोगों के बीच की भावनाएं होती हैं, उन्हें इसमें पिरोया गया है। इसके अलावा जटजटिन नृत्य एक जोड़े के प्यार और नोकझोंक की कहानी है। और झारखंड तथा ओडिशा के हिस्सों में मुंडा जनजाति का पाइका और छऊ नृत्य होता है, जो पूरी तरह से युद्ध कला और आदिवासी ऊर्जा से भरा हुआ है। क्या बात है। और मध्य भारत के बारे में क्या? मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ का राउत नाचा यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। एक और बेहद महत्वपूर्ण नृत्य है पंथी, जो सतनामी समुदाय का है। अच्छा, पंथी नृत्य। हाँ, इसमें देवदास बंजारे जी का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, जिन्होंने पंथी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। छत्तीसगढ़ में ही एक गेंडी नृत्य भी होता है। गेंडी नृत्य। इसकी क्या खास बात है? इसकी खासियत ये है कि इसमें नर्तक जमीन पर नहीं बल्कि लंबे लंबे बांस के डंडों पर, जिन्हें गेंडी कहते हैं, चढ़कर संतुलन बनाते हुए नाचते हैं। सच में? बांस के डंडों पर खड़े होके? हाँ, सोचिए, बांस के डंडों पर खड़े होकर जटिल शारीरिक मुद्राएं बनाना कितना मुश्किल होता होगा। इसी तरह मध्य प्रदेश में फसल कटाई के दौरान जवारा और मालवा क्षेत्र में मटकी नृत्य होता है। और नोट्स में उड़ीसा का भी जिक्र है। बिल्कुल। ओडिशा में कालाहंडी जिले का घुमुरा और गोटीपुआ लोक नृत्य भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। सच में ये विविधता हैरान करने वाली है। और अगर हम भारत के पूर्वोत्तर, दक्षिण और द्वीपों की यात्रा करें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। हाँ, हर दिशा का अपना रंग है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल का मुखौटा नृत्य है, जो युद्ध की कहानी कहता है। मिजोरम का मशहूर चेराव नृत्य, जिसे बांस नृत्य भी कहते हैं। मेघालय का नोंगक्रेम, जो खासी जनजाति का 5 दिन तक चलने वाला उत्सव है। और त्रिपुरा का होजागिरी भी। हाँ, होजागिरी। साथ ही मणिपुर का लाई हरोबा तथा पुंग चोलुम शामिल हैं। यहाँ मैं मिजोरम के चेराव नृत्य की बात करना चाहूंगी। ये कोई साधारण नृत्य नहीं है। इसमें लोग आमने सामने बैठकर भारी बांस की डंडियों को जमीन पर जोर जोर से टकराते हैं। अच्छा, वो वाला जहाँ पैर बीच में रखते हैं? बिल्कुल। नर्तकों को उन टकराते हुए बांसों के बीच में बहुत तेजी से अपने पैर अंदर बाहर करने होते हैं। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो टखनों पर गंभीर चोट लग सकती है। ये एकदम सटीक टाइमिंग का खेल है। बाप रे, तो सच में खतरनाक हो सकता है। और मणिपुर के पुंग चोलों में तो कलाकार ड्रम बजाते हुए हवा में कलाबाजियां खाते हैं। क्या ऊर्जा है। और दक्षिण भारत में स्रोत बताता है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुम्मी नृत्य होता है, जिसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं होता। जी हाँ, बिना वाद्य यंत्र के। बिल्कुल। महिलाएं सिर्फ तालियों की लय पर नाचती हैं। आंध्र की बंजारा जनजाति का लंबाडी और श्रावण के महीने में बारिश के दौरान किया जाने वाला माधुरी नृत्य भी हैं। तेलंगाना में पेरिनी शिवतांडवम है, जो योद्धाओं द्वारा भगवान शिव को समर्पित है। बिल्कुल। कर्नाटक का यक्षगान एक प्राचीन रंगमंच रूप है। केरल में थय्यम और ओट्टमथुलाल जैसे नृत्य हैं। थय्यम की वेशभूषा तो बहुत ही भव्य होती है ना? हाँ, थय्यम में वेशभूषा इतनी भव्य होती है कि कलाकार को साक्षात ईश्वर का रूप मान लिया जाता है। तमिलनाडु में कावड़ी भी प्रचलित है। अगर हम द्वीपों की तरफ जाएं तो लक्षद्वीप में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लावा नृत्य
और कोलकली बहुत प्रसिद्ध है। मतलब हर जगह की अपनी अलग पहचान है। बिल्कुल। पूर्वोत्तर में जहां बांस और प्रकृति का सीधा उपयोग है, वहीं दक्षिण के नृत्यों की जड़ें अनुष्ठानों और मंदिरों में बहुत गहरी हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब तक हम लोक नृत्यों की बात कर रहे थे जो एक आजाद प्रवाह की तरह है, हाँ, जिनमें कोई सख्त नियम नहीं थे। लेकिन अब हम एक ऐसे विषय पर आ रहे हैं जहां आजादी की जगह बहुत सख्त अनुशासन ले लेता है। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य। बिल्कुल सही कहा। अगर लोक नृत्य स्थानीय बोली हैं, तो शास्त्रीय नृत्य किसी भाषा के उस सख्त व्याकरण की तरह है जहां हाथ की एक छोटी सी मुद्रा या आंखों के इशारे का भी अपना निश्चित अर्थ होता है। बहुत सही तुलना है आपकी। नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इन नृत्यों का पूरा व्याकरण लिखा गया है। भारत की संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार ये कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और इसमें सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना है तमिलनाडु का भरतनाट्यम, जो मूल रूप से मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था। मैंने नोट्स में देखा कि इसमें कई महान कलाकारों का नाम जुड़ा है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी, जिन्हें 2016 में पद्म विभूषण मिला। साथ ही रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जिन्होंने इस कला को फिर से खड़ा किया। हाँ, उनका योगदान बहुत बड़ा है। सोनल मानसिंह और टी बालासरस्वती जी का योगदान भी अहम है। सोनल मानसिंह जी के बारे में एक खास तथ्य ये है कि वो 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली नर्तकी थीं। अरे वाह, सबसे कम उम्र में। भरतनाट्यम के बाद आता है केरल का मोहिनी अट्टम, जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका नाम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से पड़ा है, जिसका अर्थ ही है सुंदर स्त्री का नृत्य। इसमें भारती शिवाजी और कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का नाम बहुत प्रमुख है। और उत्तर प्रदेश का कथक भी है। जी। कहते हैं ना, कथा कहे सो कथक कहलाए। इसमें राधा कृष्ण की कथाएं मुख्य होती हैं। जी बिल्कुल। जब भी कथक की बात होती है तो पंडित बिरजू महाराज जी का चेहरा सामने आ जाता है, जिन्हें 1986 में पद्म विभूषण मिला था। जी। लच्छू महाराज और सितारा देवी जी भी कथक के बहुत बड़े नाम हैं। इस नोट्स में घरानों का भी जिक्र है, जैसे बनारस, लखनऊ और जयपुर घराना। ये घराने क्या होते हैं? देखिए, घराने असल में नृत्य की अलग अलग शैलियां हैं। जैसे जयपुर घराने में पैरों के काम, जिसे फुटवर्क कहते हैं, और चक्करों पर बहुत जोर दिया जाता है। अच्छा। जबकि लखनऊ घराने में नजाकत और भाव भंगिमाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इसी तरह हर घराने की अपनी एक पहचान है। समझ गया। अब अगर हम उड़ीसा के ओडिसी नृत्य की बात करें, अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें, तो ओडिसी का इतिहास हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। एक समय ऐसा था जब ये कला लगभग खत्म होने की कगार पर थी। तब गुरु केलुचरण महापात्र जी ने अपने जुनून से इस पूरी कला शैली को पुनर्जीवित कर दिया। ये तो वाकई में ज्ञान और कला के संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब एक अकेले इंसान ने पूरी विरासत को बचा लिया। बिल्कुल, और इसीलिए उन्हें साल 2000 में पद्म विभूषण भी मिला था। माधवी मुदगल जी भी उड़ीसी की मशहूर नर्तकी हैं। इसके अलावा मणिपुर का मणिपुरी नृत्य है, जो पूरी तरह से वैष्णव संप्रदाय पर आधारित है। हाँ, नोट्स में मणिपुरी के लिए झावेरी बहनों का जिक्र है। दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। और गुरु बिपिन सिंह का नाम भी बहुत बड़ा है। जी, नोट्स ये भी बताते हैं कि मणिपुर के महाराजा ने गुरु बिपिन सिंह को हंजाबा की उपाधि दी थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी आता है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी भरतनाट्यों के साथ साथ कुचिपुड़ी में भी माहिर हैं। हाँ, उनका नाम दोनों में आता है। और राधा राजा रेड्डी की जोड़ी भी विश्वविख्यात है। कुचिपुड़ी की एक तकनीक है तरंगम, जो इसे बहुत खास बनाती है। तरंगम तकनीक, इसके पीछे क्या विज्ञान है? तरंगम में नर्तक पीतल की एक थाली के किनारों पर अपने पैर रखता है और उसी थाली पर संतुलन बनाते हुए पूरा नृत्य करता है। थाली के किनारों पर? जी हाँ, ये शरीर के संतुलन और एकाग्रता की चरम सीमा है। इन सब के बाद आता है असम का सत्रिया नृत्य। यह इन 8 में सबसे नया है, जिसे 15वीं सदी में महान असमिया संत श्रीमंत शंकर देव ने शुरू किया था। इसे साल 2000 में ही शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। और केरल का कथकली भी तो है। ये अपने भारी भरकम और रंग बिरंगे मुखौटों, विस्तृत मेकअप और भव्य वेशभूषा के लिए जाना जाता है। रामन कुट्टी नायर इसके बहुत प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। मैंने सुना है कि कथकली में चेहरे के भावों पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, कथकली में कलाकार को अपनी आंखों की पुतलियों, गालों की मांसपेशियों
और भौहों पर जो नियंत्रण चाहिए वो वर्षों के कठोर अभ्यास से ही आता है। ये तो बात हुई हाव-भाव और शरीर के व्याकरण की। लेकिन अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इन नृत्यों के नियम जिन प्राचीन ग्रंथों में लिखे गए, उनका भी तो अपना एक व्याकरण और भाषा थी। हाँ, बिल्कुल थी। स्रोत में भारत की शास्त्रीय भाषाओं यानी क्लासिकल लैंग्वेजेस का एक बहुत बड़ा अपडेट है। अभी तक हम सब यही पढ़ते आए थे कि भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, लेकिन 2024 के इस नए अपडेट के अनुसार अब ये 11 हो गई हैं। ये बदलाव कैसे हुआ? यह एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव है। किसी भी भाषा को शास्त्रीय दर्जा मिलने का मतलब है कि उसका इतिहास बहुत प्राचीन है, अमूमन 1500 से 2000 साल पुराना, और उसका एक बहुत ही समृद्ध और मूल साहित्य है जो किसी अन्य भाषा से उधार नहीं लिया गया है। तो पहले जो 6 भाषाएं थी वो कौन सी थीं? पहले 6 भाषाएं इस सूची में थीं। 2004 में सबसे पहले तमिल को यह दर्जा मिला, फिर 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु और कन्नड़, 2013 में मलयालम और 2014 में ओडिया। और अब 2024 में 5 नई भाषाएं जोड़ दी गई हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। जी हाँ। मुझे लगता है कि ये सिर्फ भाषाओं का जुड़ना नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास के बहुत बड़े हिस्से को मान्यता मिलना है। एकदम सही कह रहे हैं आप। खासकर पाली और प्राकृत जैसी भाषाओं का जुड़ना बहुत अहम है। हमारा प्राचीन बौद्ध साहित्य पाली में और जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। तो इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने का क्या असर होगा? इसका मतलब है कि उन प्राचीन दर्शन और विचारों को सहेजने के लिए अब एक संस्थागत समर्थन मिलेगा। ये हमारी जड़ों को और मजबूती देने वाला कदम है। बिल्कुल। अब हम इस चर्चा के एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो थोड़ा नॉस्टैल्जिक है। भारतीय कठपुतली कला यानी इंडियन पपेट आर्ट। अरे हाँ, ये तो मेरा पसंदीदा विषय है। इंसानी कलाकारों के बाद अब उन निर्जीव कलाकारों की बात, जिनमें इंसान अपनी उंगलियों और आवाज से जान फूंकता है। सिनेमा और एनिमेशन के आने से पहले ये कठपुतली कला ही असल में प्राचीन भारत का सिनेमा हुआ करती थी, जहां रोशनी, परछाइयों और धागों का खेल चलता था। बहुत उम्दा तुलना है। भारत में इस जादुई कला को मुख्य रूप से 4 शैलियों में बांटा गया है: धागा, छाया, दस्ताना और छड़ कठपुतली। तो धागा कठपुतली में कौन कौन सी आती हैं? अगर धागा कठपुतली की बात करें तो राजस्थान की कठपुतली सबसे मशहूर है, जो लकड़ी से बनी होती है, और सबसे दिलचस्प बात, इसके पैर नहीं होते। फिर ओडिशा की कुंडेई है, जो लंबी स्कर्ट पहनती है। कर्नाटक में गोम्बैयाट्टा शैली चलती है, और इसमें सबसे हैरान करने वाला उदाहरण तमिलनाडु का बोम्मालट्टम है। हाँ, बोम्मालट्टम के बारे में पढ़कर तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये लकड़ी और धागे दोनों का संयोजन है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसका वजन। ये भारत की सबसे भारी कठपुतलियां होती हैं, जिनका वजन 10 किलो तक और ऊंचाई 4 से 5 फीट तक हो सकती है। इतने भारी वजन को कोई इंसान धागों से कैसे संभालता होगा? यही तो इस कला का असली कौशल है। सोचिए, 10 किलो के वजन को उंगलियों या सिर पर बंधे धागों से घंटों तक हवा में संतुलित रखना और उनसे इंसानों जैसी हरकतें करवाना कलाकार से कितनी शारीरिक ताकत मांगता होगा। सच में कमाल की बात है। और छाया कठपुतली? इसके बाद आती है छाया कठपुतली या शैडो पपेट्री। ये पूरी तरह से स्क्रीन और लाइट का खेल है। इसमें कर्नाटक का तोगलू गोम्बैयाट्टा, आंध्र प्रदेश का थोलू बोम्माल्ता और केरल का तोलपावा कूथू आता है, जहां कम रामायण का प्रदर्शन होता है। और इसमें उड़ीसा का रावण छाया बहुत विशिष्ट है। नोट्स के अनुसार ये हिरन की त्वचा से बनती है और आकृतियों में कोई जोड़ मतलब जॉइंट्स नहीं होते। बिल्कुल, बिना जोड़ों के एक चपटी परछाई से पूरी कहानी बयां करना सच में एक कला है। इसके अलावा दस्ताना कठपुतली यानी ग्लोब पपेट्री में केरल का पावा कूथू प्रसिद्ध है। मैंने पढ़ा कि इस पर कथकली शैली का गहरा प्रभाव है, वैसे ही चेहरे और वेशभूषा। जी हाँ, एकदम वैसा ही दिखता है। और अंत में छड़ कठपुतली या रॉड पपेट्री है, जिसमें बिहार का यमपुरी शामिल है, जो लकड़ी के एक ही टुकड़े से बनती है। और साथ ही पश्चिम बंगाल व उड़ीसा का पुतुल नाच भी है, जिसमें छड़ें 3 से 4 फुट लंबी होती हैं। मतलब पूरे भारत में इसके अलग अलग रूप बिखरे हुए हैं। इससे एक बहुत जरूरी सवाल पैदा होता है। ये सभी कलाएं, चाहे वो भारी भरकम कठपुतली हों, घंटों चलने वाले लोक नृत्य हों या वर्षों की तपस्या से सीखे जाने वाले शास्त्रीय नृत्य हों,
ये सब सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इंसान से इंसान के जरिए पहुंची हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज की आधुनिक तकनीक, वीआर और एआई के दौर में क्या ये पारंपरिक कलाएं सिर्फ किसी संग्रहालय की वस्तु बनकर रह जाएंगी, या ये अपने आप को नए दौर के हिसाब से ढाल लेंगी? ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मैं यही कहूंगा कि भारत की ये लोक नृत्य, हमारी शास्त्रीय मुद्राएं, सदियों पुरानी भाषाएं और धागों से बंधी ये कठपुतलियां सिर्फ किताबों में छपा इतिहास नहीं है। ये एक जीवंत अभिलेखागार या लिविंग आर्काइव हैं। जी हाँ, एक जीवित इतिहास। मतलब ये कोई धूल खाती हुई चीज नहीं है, बल्कि आज भी लोग इसे अपनी हर सांस, हर त्योहार और हर मौसम के साथ जी रहे हैं। एक आखिरी विचार जो इस पूरी चर्चा से निकल के आता है, आज के डिजिटल युग में जहां लोगों का ध्यान सिर्फ 15 सेकंड के शॉर्ट वीडियो पे टिका होता है और उंगलियां स्क्रॉल करती रहती हैं, वहां हरियाणा के उस 5 घंटे लंबे सांग नृत्य के बारे में सोचना दिलचस्प है। बिल्कुल। या तमिलनाडु के उस कलाकार के बारे में सोचना जो 10 किलो भारी बोम्मा लट्टम कठपुतली को पूरी एकाग्रता से घंटों नचाता है। उन कलाकारों का ये शारीरिक धैर्य हमें कला की असली कीमत के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। क्या 15 सेकंड के इस तेज रफ्तार दौर में हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों की उस गहराई और उस धीरज को कहीं भूलते तो नहीं जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देगा। इतनी विस्तृत और शानदार चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये डीप डाइव हर किसी के लिए एक नई